हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियोस को देखिए, उसको लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। क्योंकि ये जो फ्री एजुकेशन के लिए मैंने चैनल ओपन किया है, जिससे कि जो लोग फाइनेंशियली पुअर हैं वो लोग फ्री में वीडियोस का लाभ ले सकें, स्टडी कर सकें, ठीक है, अपनी स्टडी को जारी रख सकें, कोचिंग में ज़्यादा बड़ी फीस ना देनी पड़े, उनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। बाकी सभी लोग लाभ ले सकते हैं क्योंकि ये फ्री है, टोटली फ्री है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम बात करेंगे विश्व का भूगोल, जिसकी सीरीज मैंने चालू की थी तो उसको जल्द ही कंप्लीट करूंगा। तो ये पार्ट 5 है, एक पार्ट और आएगा पार्ट 6, जिसमें हम दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे, तो लगभग विश्व का भूगोल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज पार्ट 5 में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। किसकी बात करेंगे? उत्तरी अमेरिका की। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पार्ट 5 उत्तरी अमेरिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 5। इसमें कुछ IMP पॉइंट देखेंगे जो सिर्फ एग्जाम में आते हैं, उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हमको कोई उत्तरी अमेरिका का PSC नहीं देना है, हम उतना डीप में ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं उतना ज़्यादा आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो महाद्वीप के अंतर्गत हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का शेप कुछ इस टाइप का है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की बात करें तो 24.70 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह तीसरा, थर्ड नंबर का है। बात करते हैं तो इसके उत्तर में उत्तर में है आर्कटिक महासागर, पूर्व में उत्तरी अंध महासागर, दक्षिण पूर्व में कैरेबियन सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत सागर से घिरा हुआ है। तो ये आगे जो स्लाइड में मैप रीडिंग में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये कैसे कहाँ पे घिरा हुआ है। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की खोज जो है कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ने 1492 में की थी, तथा कोलंबस ने इसे पूर्वी इंडीज कहा था। क्या कहा था? पूर्वी इंडीज कहा था, यानी कि ईस्ट इंडीज कहा था इसको। लेकिन अब बात करते हैं और कुछ व्यापक रूप से, लेकिन यह माना जाता है कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका का यह नाम मार्टिन वाल्डस्म्यूलर और मिथियान्स रिगमन नामक दो जर्मन मानचित्रकारों द्वारा अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है, वेस्पूची के नाम पर रखा गया है। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर रखा गया, जो एक इतालवी खोजकर्ता था। वेस्पूची ही वह पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने यह सुझाव महा अमेरिका पूर्वी इंडीज नहीं, उसने कहा, यह सुझाया कि यह महा अमेरिका है, पूर्वी इंडीज नहीं है, बल्कि यह एक नई दुनिया है जो यूरोपियन को अज्ञात है। नई दुनिया एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या आया? नई दुनिया। तो यही क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को भी जो है नई दुनिया कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसको नई दुनिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, मैंने बता दिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन तथा निग्रो प्रमुख जनजाति निवास करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रेड इंडियन जनजाति कहाँ की है? तो उत्तरी अमेरिका की है। और निग्रो भी कहाँ की है? तो उत्तरी ही अमेरिका की जनजाति है। तो रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका की जनजाति हो जाएगी आपकी। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें क्या क्या कहाँ पे है। तो जैसे कि बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका, ये देख सकते हैं आप, ये है बेरिंग सागर। यहाँ पे एक मिलेगा आपको बेरिंग जल संधि भी यहाँ पे मिलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेरिंग सागर हो गया, और उधर हो गया चुकची सागर। क्या हो गया? चुकची सागर। और ये जो अभी पॉइंट आया, यानी कि ये, तो ये है आपकी बेरिंग जल संधि। कहाँ हो गई? ये है बेरिंग जल संधि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेरिंग जल संधि किन किन के बीचों में है? तो बेरिंग सागर और चुचकी सागर, इन दोनों को जो है जोड़ती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर्ट सी, देख सकते हैं आप, ये वाला। उसके बाद ये अलास्का की खाड़ी हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? अलास्का की खाड़ी हो गई, गल्फ ऑफ अलास्का। उसके बाद इधर देख सकते हैं आप बाफिन की खाड़ी। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? बाफिन की खाड़ी। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है हडसन की खाड़ी हो गई।
क्या हो गया, हडसन। मैप रीडिंग में आपको याद रहेगा, अचानक से एकदम से मैप दिखा दिया जाए तो आप बता सकते हो कि भाई ये है हडसन की खाड़ी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है। इस टाइप से कई चीज़ें आप बता पाओगे, ठीक है। जैसे कि हडसन की खाड़ी, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये ही है आपकी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। तो ये जो है ना, ये वाली है सुपीरियर झील, ये भी एक झील है, ये भी झील है, ये भी झील है। तो सुपीरियर झील ये है आपकी, यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, ताज़ा झील, ताजे पानी की, तो ये है आपकी सुपीरियर झील, जो कि यहीं पे है। यहाँ पे आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी नीचे तक, है ना। तो इस टाइप से कई चीज़ें हैं, आगे और स्लाइड्स में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हडसन की खाड़ी देखी, बाफिन की खाड़ी देखी हमने, बेरिंग जल संधि देख लिया, गल्फ ऑफ अलास्का देख लिया, कुछ चीज़ें हमने ऐसी देखी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब इस मैप में रीडिंग करना देखते हैं। जैसे ये जो मैंने बताया था ना, ये है आपकी सुपीरियर झील, ठीक। ये भी एक लेक है, ये भी लेक है, ये भी लेक है, ये भी लेक है, लेकिन सबसे बड़ी इनमें दिख रहा है ना आपको यही, तो ये है आपकी सुपीरियर झील, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं इसमें और। तो इधर हो गया, ये देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर है, नॉर्थ जो है पैसिफिक ओशियन हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर। उसके बाद ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे है। लोकेशन आप देखते जाइए, आपको लोकेशन याद करना है। फ्यूचर में कभी आप मैप से अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो आप रफ डायग्राम बना के ऐसा बता सकते हो। ये है मैक्सिको की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक। मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर हमने इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देखा था हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी के नीचे है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब मैक्सिको की खाड़ी ये देखिए यहाँ से समाप्त, अब ये आ गया कैरेबियन सी, ठीक, कैरेबियन सागर आ गया यहाँ पे, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया, उत्तरी अटलांटिक सागर, और इधर था उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। ये है आपका प्रशांत महासागर और ये है अटलांटिक महासागर, दोनों आगे पीछे हैं इसके, है ना। चलिए अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में आती है। नदियों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की नदियां जो है विभिन्न दिशाओं में बहती है। अधिकांश नदियां पश्चिम कार्डलेरा अर्थात रॉकी पर्वत से निकलती है, ठीक है, रॉकी पर्वत से निकलती हैं कई नदियां इसके यहाँ की। रॉकी पर्वतमाला से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं यूकन, फ्रेजर, कोलंबिया, स्नेक एवं सैक्रामेंटे, ठीक। ये कुछ नदियां, सैक्रामेंटे पूछा जाता है कि सैक्रामेंटे नदी कहाँ पे है, ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है सैक्रामेंटे जो नदी है कहाँ पे गिरती है, किस महासागर में गिरती है, तो यह गिरती है आपकी प्रशांत महासागर में। यूकन नदी जो है बेरिंग सागर में गिरती है, ये भी क्वेश्चन आईएमपी बनेगा कि यूकन नदी किस नदी सागर में गिरती है, तो बेरिंग सागर में गिरती है। तथा कोलोरेडो जो नदी है, कोलोरेडो नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी मैंने बताई थी, यहाँ पे है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, और ये देखिए ये है कोलोरेडो नदी, ठीक। और ये आके आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, यहाँ पे गिर गई कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो ये चीज़ें आपको जो है कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। यूकॉन नदी जो है ये कहाँ पे जाती है, बेरिंग जल संधि में जाके गिरती है। तो ये कुछ नदियाँ थी, यूकन, फ्रेजर, कोलंबिया, ठीक है, स्नेक, ये सब कुछ नदियाँ। कोलोरेडो नदियाँ इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके इकलौती एक नदी है जो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नदियों की। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी की नाम मतलब सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है मिसिसिपी, ठीक। मिसिसिपी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये मिसिसिपी जो है, ये हाईलाइटेड वाली जो पॉइंट है ये मिसिसिपी नदी है। बाकी कई नदियां हैं लेकिन ये जो हाईलाइटेड है ये मिसिसिपी है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मिसिसिपी जो नदी है ना, उसके अंतर्गत जो है मिसौरी, ये आप देख सकते हैं मिसौरी, उसकी एक सहायक नदी बोल सकते हो, ठीक है। उसके 2 लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम है, ठीक है, 2 सबसे लंबी है, एक तो सबसे बड़ा ये हो गया और दूसरा आपका ये है। तो इसमें जो है प्रमुख नदियों में मिसिसिपी एवं जो है मिसौरी इंपॉर्टेंट है। तो मिसौरी नदी आप देख सकते हो, ये देखिए ये ऐसे ऐसे बता दे रहा हूँ, और आके इसमें जुड़ जाती है। और ये वाली नदी जो है ये आपकी मिसिसिपी नदी है जो कि सबसे बड़ी है। और ये कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक। कहाँ जा रही है, गल्फ ऑफ
जो है मैक्सिको में। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? मिसिसिपी। बस ये याद रखना है कि सबसे बड़ी उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? मिसिसिपी। चलिए बात करते हैं हम सेंट लॉरेंस नदी की कुछ इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है। देखिए यहाँ पे ये सुपीरियर झील हो गई, ये कई सारी झील हैं। तो ये जो है नदी ना झीलों से मिलती हुई जो है आंतरिक जल प्रवाह जो है सबसे लंबा बनाती है। देखिए सुपीरियर झील हो गया है ना, तो ये आयर झील हो गई है ना। जितनी सारी ये झीलें हैं सब झीलों से मिलते हुए यहाँ पे मिल गई, ऐसे ऐसे मिलते हुए सबसे अंदर का सबसे बड़ा है ना आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है? ऊपर से नहीं बहते, अंदर ही अंदर बहते रहते हैं। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है आंतरिक जलमार्ग जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड का जो है बिगेस्ट आंतरिक जलमार्ग जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है इनर ड्रेनेज सिस्टम बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम चाहे वो पीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा सके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो इनको आपको याद रखना है, सेंट लॉरेंस नदी। चलिए अब हम झील की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ पे कई झीलें हैं। तो देखिए सुपीरियर झील यह है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो ये है आपकी फर्स्ट नंबर की सुपीरियर झील, ठीक है। ये देखिए विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील। उसके बाद ये भी एक लेक है, उसके बाद हॉर्न लेक है, फिर आयर झील है, ठीक है, ठीक। तो ये कई सारी कितनी झील होंगे? 1 2 3 4 मतलब 5 झील होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सुपीरियर झील और आयर झील। आयर झील भी इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा आयर झील क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम नियाग्रा जलप्रपात की। देखिए आयर झील मैंने बताया था ना, तो आयर झील जो है, ठीक है, इरी झील भी बोला जाता है, अब आयर झील भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो ये है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप कि यहाँ से जो है इनके मध्य स्थित है, यानी कि जो नियाग्रा जलप्रपात है ये इरी झील या आयर झील और ओंटेरियो जो झील है इनके मध्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात की लोकेशन पूछी जाती है कहाँ पे स्थित है। तो अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर भी स्थित है। तो देखिए अगर वो झील के बारे में पूछे तो आपको ये झील लगाना है, और अगर वो लोकेशन इस टाइप पूछे तो आप बोल सकते हो कि भाई यूएसए और जो है कनाडा के बीच में आपका नियाग्रा जलप्रपात है। आप इमेज वगैरह देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, घूमने की बहुत ही अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं घूमने वहाँ पे। तो यूएसए जब भी जाएं तो ज़रूर आप इसको देखें, नियाग्रा जलप्रपात को ज़रूर देखें। चलिए अब पनामा नहर की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पनामा नहर की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए पनामा नहर मानव द्वारा निर्मित एक जलमार्ग तथा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर से होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई है 77.1 किलोमीटर। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित की गई है और व्यापारिक मार्ग और जलमार्गों को मतलब व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जो है जलमार्ग है, ये व्यापार के लिए चालू किया गया था। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8000 मील यानी कि 12,875 किलोमीटर घट जाती है, क्योंकि इसके ना होने की स्थिति में जल तोपों को दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता था, यानी कि दक्षिण अमेरिका से घूम के जाना पड़ेगा तो बहुत लंबा पड़ जाता था। तो इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को 14 याद रखिए 14 है ना, 14 अगस्त 1914 को पूरा किया गया था और 15 अगस्त 1914 को यह जल तोपों के आवागमन हेतु खोल दिया गया था। अभी हाल ही में 14 अगस्त 2014 को पनामा नहर के निर्माण की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब अभी तो नहीं पूछा जाएगा, मतलब जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होंगे कि अभी इसकी 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 2014 में, या फिर 2014 में जो वर्षगांठ बनाई गई वो कौन सी थी, तो 100वीं वर्षगांठ बनाई गई। पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा ये प्रमुख 2 बंदरगाह हैं। जब यह नहर बनी थी यानी कि कब 1914 में, तो 1000 जल तोप यानी कि जलयान जो है प्रति वर्ष गुजरते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा हो गई है कि 42 जल तोप प्रतिदिन गुजरते हैं। तो उस हिसाब से ज्यादा ये हो गई है। तो ये आपने देखा पनामा नहर के बारे में।
चलिए अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जल संधि की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बेरिंग जल संधि बताई थी, तो यहाँ पे कौन सी जल संधि होगी, यहाँ पे होगी बेरिंग जल संधि। ठीक, ये है आपकी बेरिंग जल संधि। इसके प्रमुख चीजें देखें तो यह एशिया को अमेरिका से पृथक करती है, यानी कि एशिया को जो है अमेरिका से आपकी ये पृथक करती है। तो बेरिंग जल संधि एशिया और अमेरिका को भी अलग करती है स्थल के मामले में, और सागर के मामले में देखें तो चुकची सागर और बेरिंग सागर के बीच में है आपकी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और चुटकी सागर के बीच में स्थित है। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो देखिए उत्तरी अमेरिका में ऐसा कोई ज्वालामुखी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा आपको ज्वालामुखी फेमस मिलेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है यानी कि प्रशांत महासागर के पास, ठीक, जैसे ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक, कुछ इस टाइप का शेप है इसका, ठीक। तो ये जो है ना जहाँ पे ये आपकी कैलिफोर्निया सी है, तो यहाँ पे जो पश्चिमी तट हो गया इसका, तो यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी है, छोटे छोटे ज्वालामुखी, कोई उतना बड़ा फेमस नहीं है, तो कोई नाम ऐसा फेमस नहीं है इसका। चलिए अब हम कुछ डेजर्ट की देख लेते हैं। डेजर्ट भी उतने फेमस नहीं है, ये कई सारे नाम मैंने विकिपीडिया से निकाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन उतने फेमस नहीं है आपके, ठीक है। यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहीं पे है। डेजर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहीं पे रॉकी पर्वतमाला भी आपको यहीं मिलेगी, तो यहाँ पे डेजर्ट भी है। तो ज़्यादा उतने फेमस डेजर्ट नहीं है, जैसे कि ये रेड वाला है 7th नंबर का, यानी कि ये वाला, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, न्यू मैक्सिको पटालू में है, ठीक है। एरिजोना ज्वालामुखी, एक बार मैं देख चुका हूँ क्वेश्चन, शायद पीएससी में आया था कि एरिजोना ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है एरिजोना, ठीक है। और ये जो है आपका कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान है, ठीक, ठंडा रेगिस्तान है। गर्म की बात करें तो इसमें भी आपको 4-5 मिल जाएंगे, जैसे कि बाजा कैलिफोर्निया डेजर्ट, सोनोरा डेजर्ट, ठीक, ये कई टाइप के आपके मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मरुस्थल पे आप ज़्यादा ध्यान, बस ये एरिजोना बस आप एक याद रखिएगा, स्नेक रिवर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एरिजोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोलंबिया तो आएगा ही आएगा अमेरिका में, क्योंकि उसी ने खोजा था। तो ये कई चीज़ें तो हम देख के लगा सकते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है, लेकिन आपको बस याद रखना है, एक 7th नंबर वाला आपको याद रखना है, 11th भी आपको याद रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन जो बात चल रही थी वर्ल्ड जियोग्राफी, तो इसमें मैंने सोचा कि इसको कवर करना जरूरी है। चलिए अब पर्वत की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पर्वत की बात करें तो माउंट मैकिन्ले आपने सुना होगा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कि आप यहां देख सकते हो स्थित है। अब इसका नाम जो है डेनाली कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डेनाली कर दिया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि डेनाली कहाँ है तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, माउंट मैकिन्ले को ही डेनाली कर दिया गया है, और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 6,168 मीटर है। यह अलास्का राज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, अलास्का में है, ठीक। अब यूएसए ऑप्शन में ना मिले, अलास्का मिले तो अलास्का लगाइएगा, क्योंकि वो भी यूएसए के अंतर्गत ही आता है, ठीक। चलिए बात करते हैं हम रॉकी पर्वत श्रेणी की। रॉकी पर्वत, तो इसके अंतर्गत 4 उसकी जो है श्रेणियां हैं, ये आप देख सकते हैं। रॉकी पर्वत कहाँ पे है, इस टाइप से ये आपको दिख जाएगा। तो कास्केड, सियारा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियारा माद्रे, तो ये 4 जो है इसकी श्रृंखलाएं हैं। रॉकी पर्वत की 4 चीज में डिवाइडेड है, कास्केड, सियारा नेवादा, ठीक, कोस्ट रेंज और सियारा माद्रे। देखते हैं और चीज देख लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये रॉकी माउंटेन है लगभग, ठीक, ये है रॉकी माउंटेन। अब इसकी हमने जो है कई रेंज देखी, जैसे ये देख सकते हैं आप, कोस्ट माउंटेन, ये है कोस्ट माउंटेन, ये है कोस्ट रेंज। तो ये भी जो है ना रॉकी की ही आप क्या बोल सकते हो, रॉकी की ही जो पार्ट है, रॉकी पर्वत। ये आपने डेनाली आपने देखा, या माउंट मैकिन्ले जिसका नाम डेनाली हो गया है, गल्फ ऑफ अलास्का के पास, यानी कि अलास्का के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक। तो इस मैप में भी आप बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हो, लगभग सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये नदी हो गई मिसिसिपी सबसे बड़ी नदी, ठीक है, ग्रेट लेक्स हो गया, हडसन की खाड़ी हो गई। तो इस टाइप से इसमें कई चीज़ें आप देख सकते हो, ग्रेट प्लेन्स हो गए, है ना। तो आपको रॉकी पर्वत आपको ये दिख रहा होगा, रॉकी माउंटेन, इसलिए मैंने ये इमेज लगाया था। यहाँ पे दिख रहा है लेकिन लोकेशन उतनी क्लियर नहीं हो रही, इसलिए इस वाले मैप में आपको लोकेशन जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी, ठीक है। चलिए
बात करते हैं हम आगे। इसमें बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है रॉकी पर्वत कहाँ पे है, ठीक है। यह सबसे लंबी श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की, तो रॉकी पर्वत है। चलिए कुछ और फैक्ट देते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पे है? ओंटारियो, कनाडा, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो, कनाडा में है, ठीक। लेकिन सोने का सबसे ज्यादा उत्खनन कहाँ होता है? दक्षिण अमेरिका में होता है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश जो है मैक्सिको है, और चांदी की उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और चांदी की जो खान है एक बट्टे या बूटे खान है, आगे आएगा पॉइंट हम देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश भी आपका कनाडा है, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। विश्व प्रसिद्ध कागज उद्योग की बात करें तो मॉन्ट्रियल कागज उद्योग कहाँ पे है? कनाडा के अंतर्गत आता है मॉन्ट्रियल कागज उद्योग। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश भी कौन सा है? यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी जो कि सेंट लुइस, ये भी कहाँ पे आएगा? आपका यूएसए के अंतर्गत आएगा, सेंट लुइस। तो याद रखना है मक्का खदान सेंट लुइस कहाँ पे? देखिए मक्का का सबसे ज्यादा आपका उत्पादन होता है यूएसए में, तो बनी सी बात है यार, मक्का मंडी भी वहीं होगी, सेंट लुइस, ठीक है। चलिए बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश जो है ये भी कौन सा है? यूएसए है। जैसे कि हमारा भारत में इंडिया में बात करें तो एमपी है ना, एमपी देश का लगभग 80% सोयाबीन करते हैं, सोया स्टेट बोला जाता है। इसी प्रकार से विश्व में सोयाबीन का उत्पादन जो है यूएसए करता है। विश्व में गेहूं की मंडी की बात करें तो गेहूं की मंडी जो है विनिपेग है, विनिपेग जो कि कनाडा के अंतर्गत आता है। तो विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर है विनिपेग, कनाडा। और सेंट लुइस क्या है? मक्का मंडी है, तो ये आपको याद रखना है। विश्व का प्रथम उद्यान जिसको हम येलो स्टोन के नाम से बोला जाना जाता है, येलो स्टोन पार्क जो है संयुक्त अमेरिका में स्थित है। येलो स्टोन याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है येलो स्टोन क्या है, तो एक उद्यान भी है और कहाँ पे है? तो येलो स्टोन पार्क जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा में। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक तो बफेलो यानी कि भैंस, ठीक, ऊपर से वुड यानी कि लकड़ी की, अच्छी भारी भरकम होगी लकड़ी की अगर हम भैंस बनाते हैं, ठीक, अच्छा खासा, अगर सॉलिड बनाते हैं, खोखला नहीं बनाते हैं तो है, तो वुड बफेलो लकड़ी की भैंस। तो भाई सब बड़ी सी बात है, विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा, लकड़ी की भैंस बना रहे हो आप, ठीक। तो कहाँ पे है ये? कनाडा में है। अब कनाडा को कैसे याद रख सकते हो? वुड को, लकड़ी को काटोगे तो कनाडा, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट की बात करें तो यह है न्यूयॉर्क बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करें, ठीक है, तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी सबसे बड़ा है विश्व का संग्रहालय। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सबसे बड़ा विश्व का संग्रहालय है। कुछ और बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, सुपीरियर झील है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन की बात की जा रही है, प्लेटफॉर्म की बात नहीं की जा रही है। प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में है गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक। और ये जो है स्टेशन की बात कर रही है, स्टेशन बड़ा है, कई इसके अंतर्गत कई प्लेटफॉर्म है, ठीक। और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है जो 1.3 किलोमीटर है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया तथा लॉस एंजलिस जो है नगर विश्व प्रसिद्ध है, बनी सी बात है। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस ये जो फेमस जगह है, यूएसए में हॉलीवुड भी है, तो ये सब जो है फिल्मी उद्योगों में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो मैक्सिको सिटी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। कौन सी? मैक्सिको सिटी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो आपको कलर मिल रहा है ब्लैक, ब्लू और ग्रीन,
GB पढ़ा था हमने, तो रेड ग्रीन ब्लू पढ़ा था, तो ग्रीन ब्लू तो मिल गया, लेकिन अपन इसको BGB पढ़ेंगे, BGB। ठीक, तो ब्लैक ग्रीन ब्लू, तो ब्लैक ग्रीन ब्लू इस टाइप का कुछ भी आपको आता है तो अमेरिका में लगाना है। तो ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स कुछ भी है तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। डेट्रॉइट प्रमुख कार उद्योगों के लिए है, यानी कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। इसी का दर्जा सबको दिया जाता है, जैसे कि बोला जाता है MP का डेट्रॉइट बता दीजिए, ठीक है, पीथमपुर धार के पास है जो, इस टाइप से जो है डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होता है, कार उद्योग से रिलेटेड है, इसलिए ये फेमस है। अब इसमें आप देख सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एक रेड कलर का दिख रहा है गल्फ स्ट्रीम, और ये दिख रहा है जो ब्लू है लैब्राडोर। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं ये रेड देख रहे हैं आप, और ये देख रहे होंगे आप लैब्राडोर। अब देखिए इसकी जो कहानी क्या है मैं बताता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। अब देखिए ये देख रहे हैं आप, ये आ रही है गर्म ठंडी, ये आप देखिए लैब्राडोर को कैसे याद कर सकते हैं, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। आप ट्रिक में जो स्ट्रीम की ट्रिक देख सकते हैं, उसमें मैंने ठंडी और गर्म जलधारा को याद रखने की ट्रिक बताई है, तो इस ट्रिक वीडियो को भी देख लीजिए, मेरे वीडियोस में जाके सर्च मारिएगा कि जो स्ट्रीम्स को याद करने की ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर स्ट्रीम्स, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब लैब्राडोर कुत्ता होता है, हम डॉगी को पालते हैं तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती रहती है ना, उसको पंखा चाहिए रहता है ना, तो पंखा यानी क्या कर रहा है, उसको ठंडा कर रहा है, तो लैब्राडोर हो जाएगा ठंडी जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये है आपकी गर्म जलधारा। तो ये आपको याद रखना, लोकेशन से आपको याद हो जाएगा कि ये पूर्वी तट से, ये देखिए गल्फ इधर से आ रही है लैब्राडोर, और ये रेड कलर की जा रही है गल्फ। तो रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि गर्म, और ब्लू जो है, ब्लू आपने आइस देखी होगी ना, ब्लू आइस बहुत ही ठंडी आइस रहती है, तो ब्लू यानी कि ये भी बहुत ठंडी है। तो इस तरीके से आपने इमेज देख लिया, तो ये आपको हमेशा माइंड में याद रहेगा कि यार गल्फ स्ट्रीम रेड थी, लैब्राडोर ब्लू था, तो ब्लू ठंडा और रेड गर्म, इस टाइप से ये आपको याद हो जाएगा, बस याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं, मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। तो ग्रैंड बैंक किससे रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है, मत्स्य उद्योग से रिलेटेड है, मछली पालन से रिलेटेड है ग्रैंड बैंक। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टोरंटो कहते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, हरिकेन जो है कहाँ से निकलती है, फिर कहाँ पे चलती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में चलती है हरिकेन, और टोरंटो भी चलती है। क्या? टोरंटो भी कहाँ पे चलती है? मैक्सिको की खाड़ी में चलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका समाप्त हुआ, और जल्द ही अब मैं जो है अगला पार्ट जो रहेगा इसका, यानी कि दक्षिण अमेरिका रहेगा पार्ट 6 भूगोल का, ये लास्ट पार्ट रहेगा लगभग। और भी कुछ चीज़ें होंगी जब इम्पोर्टेंट रहेंगी, टॉपिक कवर होंगे तो मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन लगभग विश्व का भूगोल ये आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप लाइक कीजिए। ठीक है, और फेसबुक ग्रुप को भी आप लाइक कर सकते हैं। नीचे वीडियोस के नीचे लिंक में आप देख सकते हैं जो कुछ चीज़ें लिंक दी हुई है, उनको भी देख के आप लाइक कर सकते हैं। और गूगल पेज है हमारा, गूगल प्लस का पेज, उसको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी फॉलो कीजिए, नीचे लिंक दी हुई है। और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर उसको करते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में, जो कि होगा पार्ट 6 वर्ल्ड भूगोल का। चलिए, धन्यवाद।